मीडिया के हमारे मित्रों, आप जानते हैं कि 18 जुलाई को भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होना है और उसी सिलसिले में मैं आज पटना आया हूँ। आप शायद इस बात से भी वाकिफ होंगे कि पटना वो शहर है जहाँ मैं पैदा हुआ था, जहाँ मेरा बचपन गुजरा, मेरी जवानी गुजरी, यहीं पढ़ा लिखा, यहाँ के पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक भी रहा और उसके बाद आईएएस में आने के बाद बिहार काडर ही हमको मिला था और बहुत दिनों तक मैंने एक आईएएस ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी इस राज्य को। यहाँ एक मोहल्ला है जिसका नाम है लोहानीपुर। पटना में आप लोग जानते हैं एक मोहल्ला है जिसका नाम है लोहानीपुर। तो लोहानीपुर में ही मैं पैदा हुआ और लोहानीपुर का ही वो लड़का आज भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। मुझे बहुत गर्व है बिहारी होने का और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं अपने जन्म स्थान पर अभियान के सिलसिले में आया हूं। ऐसे तो हर 5 साल पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन इस बार का चुनाव कुछ बहुत ही विशेष परिस्थिति में होता है। मुझे लगता है कि भारत की लोकशाही इतने खतरे में कभी नहीं थी जितना आज के दिन है और रोज उसका एक नया नया प्रमाण हमारे सामने आता है। विधानसभा और लोकसभा ऐसे हाउसेज हैं, ऐसी सभाएं हैं जहां सीधे चुनकर लोग जनता के बीच से वहां पहुंचते हैं और हर देश में जहां प्रजातंत्र है उसको, उस देश में विधानसभा को या पार्लियामेंट को टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, प्रजातंत्र का मंदिर। और वहां के सदस्यों को पूरी छूट रहती है कि वो अपनी बात बेबाकी के साथ सदन में रख सके और इसलिए आप जानते हैं कि सदन के भीतर अगर कोई बात बोली जाती है या कोई घटना घटती है तो उसका कोई जुडिशियल रिव्यू भी नहीं है। आज मैं आपसे कह रहा था कि रोज आक्रमण हो रहा है हमारे देश के प्रजातंत्र के ऊपर। आज जो लेटेस्ट खबर आई है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे शब्दों को अब अनपार्लियामेंट्री, असंसदीय बना दिया। आप पार्लियामेंट में खड़े होके तानाशाह शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप वहां पर जुमलेबाजी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। करप्ट, वहां पर कोई भ्रष्ट है ये नहीं बोल सकते। तो अब क्या दृश्य होगा जो 18 जुलाई से पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, उसमें यही होगा कि एक सदस्य खड़ा होगा बोलने के लिए और उसके हर वाक्य पर सत्तारूढ़ दल के लोग और जो चेयर पर बैठे व्यक्ति हैं वो कहेंगे आप रुक जाइए, आप असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हर कदम पर रोका जाएगा और कोई अपनी बात नहीं कह पाएगा। इसी के साथ ये भी खबर आई है कि पार्लियामेंट परिसर के भीतर जहां पर कि महात्मा गांधी की बहुत बड़ी सी मूर्ति लगी है, अंबेडकर साहब की मूर्ति लगी है,
वहां पर आप अब कोई प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, कोई विरोध का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो यहां तक कहूंगा कि अब सरकार को ये आदेश पारित करना चाहिए कि पार्लियामेंट का सदस्य क्या ड्रेस पहन के आएगा, कैसे बैठ जाएगा एक रो में, और उसके बाद उसके मुंह पर पट्टी लगी होगी, उसी तरह आएगा, उसी तरह जाएगा। देश के पार्लियामेंट का, संसद का, जहां मुझे भी बहुत दिनों तक रहने का मौका मिला है, इतना पंगु बनते हुए मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन यह आज सब कुछ संभव है। मैं अभी विधायकों से मिला, यहां पर सांसदों से मिला, उनसे मैं कह रहा था कि अक्सर हम लोग बात कहते हैं कि प्रजातंत्र खतरे में है। प्रजातंत्र केवल खतरे में नहीं है, प्रजातंत्र समाप्त हो गया है इस देश में। और अगर देश की जनता नहीं जागी तो इससे भी भयंकर रूप हम लोगों को देखने को मिल सकता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एक बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि सरकार फैसला करने के पहले सबको बुला के राय मशविरा करती है। कमिटीज बनी हुई हैं विधानसभा में, पार्लियामेंट में, वहां राय मशविरा होता है और फिर एक मत बनाकर आगे बढ़ा जाता है। लेकिन आज की भारत सरकार सहमति बनाने में विश्वास नहीं रखती है, कंसेंसस में उसका विश्वास नहीं है। वो एक बारगी अपनी बात चलाना चाहती है, कभी कभी बिना सोचे समझे। और ये अग्निपथ स्कीम जो आया है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा बवाल बिहार में हुआ, और वो लाजमी था, वो क्या स्कीम है? दुनिया के हर देशों का अगर आप देखेंगे उठा के, तो तरीका ये है कि एक आर्मी होती है जिसमें लोग भर्ती होते हैं, और एक नेशनल सर्विस होता है कि नौजवानों को कहा जाता है कि तुम 1 साल या 2 साल नेशनल सर्विस, राष्ट्रीय सेवा दो। ये अग्निपथ क्या है? ये राष्ट्रीय सेवा भी नहीं है, फौज भी नहीं। 4 साल के बाद वो नौजवान कहां जाएगा जिसको आज आप भर्ती कर रहे हैं अग्निवीर के रूप में? अग्निवीर जो है वो फिर सड़क वीर बनेगा, और उसके बाद इस देश के सड़कों पर जो उत्पात होगा उसकी शायद आज हम बैठकर कल्पना भी नहीं कर सकते। दो बातें और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। नंबर 1 कि राष्ट्रपति का पद बहुत गरिमा का पद होता है। संविधान में उसको बहुत अधिकार नहीं दिए हुए हैं, लेकिन राष्ट्रपति का जो पद है, उसकी जो गरिमा है, उससे बहुत कुछ अधिकार राष्ट्रपति को मिल जाता है। वो प्रधानमंत्री को बुला सकते हैं, उनसे अपनी बात कह सकते हैं, ये बता सकते हैं कि सरकार कहाँ सही है, कहाँ गलत है। तो इसलिए राष्ट्रपति किस तरह का होना चाहिए? जो प्रधानमंत्री को बुला के फ्रैंकली अपनी बात कह सके, बेबाकी से अपनी बात कह सके। अगर राष्ट्रपति रबर स्टैंप है, अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ही हाथों में कठपुतली है, तो फिर जाहिर है कि ये जो संवैधानिक दायित्व है राष्ट्रपति का, वो पूरा नहीं होगा। और इसीलिए आज के दिन का जो राष्ट्रपति चुनाव है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इस चुनाव में कोई ऐसा राष्ट्रपति बनता है जो रबर स्टैंप, तो फिर इस सरकार को गलती करने से और ज्यादती करने से कोई रोक नहीं सकता।
मैं बिहार की धरती पर आज आया हूं। जैसा मैंने आपसे कहा, इसी धरती का पुत्र हूं और इसलिए इस धरती पर मेरा एक अधिकार भी बनता है। मैं बिहार के सारे सांसदों और सारे विधायकों से कहना चाहता हूं कि एक ऐसा मौका है जब आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने वोट को देना होगा। वोट की प्रक्रिया क्या है? आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्हिप लागू नहीं होता। पार्टियों का अधिकार नहीं बनता है कि वो व्हिप लागू करें और वोट सीक्रेट बैलेट के द्वारा होता है। ये प्रावधान क्यों किया गया? ये प्रावधान संविधान के निर्माताओं ने इसलिए किया है कि वो चाहते थे कि जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इस चुनाव में कम से कम अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और उसके अनुसार अपना वोट दें। लाठी की भाषा इसमें नहीं चलेगी और इसीलिए मैं सारे विधायकों और सांसदों से, बिहार के सारे विधायकों और सांसदों आज यहां से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने। राजेंद्र बाबू के बाद 60 साल के बाद अगर मैं चुना जाता हूं तो बिहार का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति भवन पहुंचेगा। 60 साल के बाद बिहार के लिए क्या अच्छा नहीं होगा? और देश के लिए भी अच्छा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंतरात्मा की आवाज सुनिए और उसके अनुसार अपना वोट डालिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर विधायक सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं तो उनका वोट मेरे ही पक्ष में जाएगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आज यहां पर आपने देखा कि 6 विपक्षी दलों के लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं तेजस्वी जी को, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं विधानसभा, बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम यहां किया है। ये जो एकजुटता है ये आगे भी चलती रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में यहां के सारे दल जो विरोध में हैं सरकार के, वो इकट्ठे रहेंगे और मुझे कोई शक नहीं है कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, बिहार की जनता इस विपक्षी एकता को आगे बढ़ाएगी, इस विपक्षी एकता को जिताएगी और जिन गलत लोगों के हाथ में हमारा देश, हमारा प्रदेश और हमारा संविधान चला गया है, उनसे देश की रक्षा करें। धन्यवाद। सर, आपसे सवाल है कि आप बोल रहे हैं कि हम बिहार के बेटे हैं, बिहार में ही हमने सब कुछ किया, स्कूल किया, कॉलेज किया, तो आपको कितना तकलीफ होता है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री या जो जनता दल यूनाइटेड है, क्योंकि ये दूसरा चुनाव है कि जब कोई बिहारी चुनावी मैदान में है और वो उनको हराने के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। दूसरा, आपने बार बार बोला कि जो रबर स्टाम्प राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, तो आपको क्यों लगता है कि आपके अलावा जो आपकी प्रतिद्वंदी है वो रबर स्टाम्प होंगी? और तीसरा सर, एक महत्वपूर्ण बात है कि दो भूल जाए दीजिए, भूल गए। बिहार के मुख्यमंत्री जी, अब आपने जब बात खोली दी तो मैं कह देता हूं कि जब विपक्षी दलों ने तय किया दिल्ली में कि मैं उनका साझा उम्मीदवार बनूंगा राष्ट्रपति के चुनाव में, तो मैं कई लोगों को देश भर में फोन कर रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी मैंने रिपीटेडली फोन किया, संदेश पहुंचाया कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं शायद
स्टेटस की तुलना में इतना नीचे था कि उन्होंने मुझसे बात करना उचित नहीं समझा। तो बात उनसे नहीं हुई। उनसे अगर बात होती तो मैं यही बात बोलता जो आज मैंने कहा है विधायकों को रात को। मैं मानता हूं कि नीतीश जी को बिहार के बारे में सोचना चाहिए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर एक कोई उम्मीदवार है जो बिहार से है तो नीतीश जी क्यों बिहार के उम्मीदवार के पक्ष में नहीं आए, ऐसा मेरी समझ में नहीं आता है। आपको मैं बताऊं कि जिस दिन द्रौपदी मुर्मू जी के नाम की घोषणा हुई थी, नवीन पटनायक जी जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साथ ही साथ घोषणा कर दी कि चूंकि वो उड़ीसा की बेटी है इसलिए वो उनका समर्थन करेंगे। इसके पहले आपको याद होगा कि जब प्रतिभा पाटिल जी उम्मीदवार बनी थी राष्ट्रपति चुनाव में, तो शिवसेना के लोग जो महाराष्ट्र में थे उन्होंने भी पंक्ति तोड़ते हुए तुरंत घोषणा कर दी कि चूंकि वो महाराष्ट्र के हैं इसलिए हम उनका समर्थन करेंगे। अब अगर नीतीश जी बिहार का नहीं सोचते हैं, ब्रह्मांड का सोचते हैं, तो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन बिहार के बारे में जरा भी उनको चिंता है तो उनको एक बिहारी की मदद करनी चाहिए। वन क्वेश्चन, बोलिए बोलिए बोलिए। आपको वोट करेंगे तो होगा नहीं, वो कर सकते हैं आपको, तो ये आप बता। ये तो उनसे ना पूछना पड़ेगा। नहीं तो हम कैसे बताएं? हमारी बात ही नहीं हुई तो हम कैसे बताएं? सर, आपने शिवसेना की बात की। शिवसेना इस बार भी दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है। आप जाने वाले हैं महाराष्ट्र? नहीं, अब मेरे पास टाइम नहीं है महाराष्ट्र जाने का। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक समर्थन कर दिया, मैं तो अभी यहाँ से रांची जा रहा हूँ, लेकिन शिवसेना झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह उन दोनों बैठकों में थी विपक्ष की, जिसमें कि मेरे नाम के ऊपर सहमति बनी और ये बात तय हुई कि उसको उनको बढ़ाया जाए। अब उनकी क्या मजबूरी है वो बताएंगे, लेकिन आप जानते हैं इस बात को कि इसमें मैं केवल भारत सरकार से एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ा। इस चुनाव में खड़े होकर मैं उन सारी शक्तियों के साथ लड़ाई लड़ रहा हूं भारत सरकार की, जिसका लगातार दुरुपयोग भारत सरकार करती है। और मेरा इशारा ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की तरफ। आपने देखा, एक मिनट, अरे प्रतिभा सिंह पाटिल भी रह चुकी है। प्रतिभा पाटिल का नामांकन जब हुआ था तो वो तस्वीर आपने देखी है? देखिए, बताइए ना, देखिए कि नहीं? मैं बताता हूँ आपको। प्रतिभा पाटिल जी जब नामांकन कर रही थी तो उस समय के प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके बगल में बैठे हुए। अब वो अपना कागज उठा के खड़ी हुई और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको उन्होंने अपना नामांकन दिया। ये रिकॉर्ड की बात है। इस बार आप चित्र देखिए जाके कि क्या हुआ। जब नामांकन हो रहा था तो द्रौपदी मुर्मू जी का नामांकन किसने दिया? रिटर्निंग ऑफिसर। पता है आपको? प्रधानमंत्री ने। क्यों उन्होंने खुद नहीं? हमने तो अपना खुद नामांकन दिया। सारे विपक्ष के नेता उस दिन मौजूद थे, सबके सामने हमने उठ के अपना नामांकन दिया रिटर्निंग ऑफिसर को। उन्होंने खुद क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री ने क्यों दिया? वो जो एक तस्वीर है ना, वो चीखती चिल्लाती आने वाले भविष्य का संकेत। अब आप एक एक करके पूछेगा। आखिरी दो क्वेश्चन उसके बाद। बीजेपी हो या जदयू, तो कह रही है कि आपको आशा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी धीरे धीरे करके कमजोर होती चली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष कमजोर हो रही है राष्ट्रपति के चुनाव में। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उनसे कह दीजिए जाके कि वो यशवंत सिन्हा को जानते नहीं। मैं लड़ने वाला और लड़ाई से मैं कभी जिंदगी में नहीं भागा, तो इस लड़ाई से भाग जाऊंगा?
हाँ। मायावती ने आप पूछ- समर्थन कर दिया है, मायावती शिवसेना सभी ने समर्थन किया। महागठबंधन इस मसले पर एक नहीं दिख पा रही है। कौन? ये एकजुट चेयरमैन ने भी समर्थन कर हाँ दिया। हाँ, सब लोगों ने समर्थन कर दिया है, सारी खबर अखबार में आ गई है। तो फिर भी मैं मैदान में हूँ और मैं दूसरी के साथ लड़ रहा हूँ और इसीलिए कॉन्शियस वोट की अपील कर रहा हूँ। चलिए,